हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन माइक्रोबियल कंट्रोल में ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें कि पहले दो वीडियो में हमने मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें ऑटोक्लेव और टिंडलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने। आज का हमारा वीडियो उसी सीरीज में तीसरा पार्ट है और आज हम लोग ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, इसके थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। देन ये है क्या, कैसे वर्क करता है, कौन किस मेथड पे से ये स्टेरिलाइजेशन करता है, किस टाइप के कंपोनेंट्स के लिए सुटेबल है, और इसके लिए सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी अवेयर हैं कि हम इसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। अगर आप अवेयर हैं, प्लीज़ अभी जा करके कमेंट्स वीडियो में कमेंट में मेंशन करिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिक्स हम सबसे पहले जान लें इसके बारे में। अगर हम बेसिक्स की बात करें, सो जस्ट अ फ्यू थिंग्स। किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि मॉइस्ट हीट ही एक तरीका नहीं होता है, ड्राई हीट भी एक तरीका होता है जिससे कि हम स्टेरिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे हम ड्राई एयर को यूज़ करते हैं। ड्राई एयर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसकी जो पोटेंशियल होती है, किलिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। एयर तो हमारे भी आसपास है, लेकिन वो क्या किल करती है? नहीं। तो जब हम उस एयर को ड्राई करते हैं तब उसके अंदर किलिंग पोटेंशियल आता है। ओके, नाउ कैसे ये करता है, अगला क्वेश्चन यही होगा कि ये किलिंग कैसे करता है। सो इट इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट एक्सेलरेशन ये है डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के थ्रू ये किल करता है। सेल के अंदर जो भी वाटर कंटेंट होता है उसको हाई टेम्परेचर वाले हीट की होने की एयर के होने की वजह से वो उसको डिहाइड्रेट कर देता है। और क्या करता है? और ये करता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके, ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे अचीव होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मेथड में। ड्राई हीट डिस्टिलेशन जो है ये मेथड, ये कैसे एप्लीकेबल होता है और ये क्या करता है। यहाँ पे हम जब चलें तो हम एयर को हीट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर से टाइम कॉम्बिनेशन। जैसे ऑटोक्लेव में भी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन था, वैसे यहाँ पे भी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होता है। मैं वो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एयर व्हेन हीटेड एट, if you are using if you are heating the temperature at 170 डिग्री सेंटीग्रेड, हम अपने कंपोनेंट जिनको भी हम उसमें स्टेलाइज करना चाह रहे हैं उसको हम 30 मिनट्स के अंदर हम स्टेलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। वहीं अगर हमारा कंपोनेंट ऐसा है जो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएगा तो हम थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे चल सकते हैं, लाइक 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें आपको 60 मिनट्स तक अपने कंपाउंड को, अपने मटेरियल को रखना पड़ेगा। अगर आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहे हैं तो आपको 150 मिनट्स के लिए वह आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको स्टेरिलाइजेशन अचीव हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कि ये काम कैसे करता है। ये जो अपना, सॉरी मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था, हाउ वाला जो पोर्शन है, हाउ, इसमें लेटेस्ट डिस्कस कि ये कैसे करता है। तो यहाँ पे इसका जो हीट जो है, जो इसके हाई हीट हम इसको ले रहे हैं, इसकी हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे कई तरीक़ों से होता है, जिसमें कि एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कॉन्वेक्शन, एंड तीसरा होता है रेडिएशन।
तो तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, जिससे कि, और ये हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस से लेकर के टू द सेंटर, टू द सेंटर ऑफ सेल। सेल की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी मटेरियल के है, सरफेस से लेकर के सेंटर की तरफ जो है ये हीट का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ जाता जाता है, डिहाइड्रेशन करता जाता है, या ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड को भी एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का भी वो डिनेचुरेशन करता जाता है। मैं इस चीज़ को यही मेंशन कर देना चाहूँगा, एडिशनल पॉइंट, कि डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो थर्ड मेथड है प्रिंसिपल में ही, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकंड, एंड थर्ड मेथड इज ऑब्वियसली denaturation, denaturation ऑफ प्रोटीन। ओके, ठीक है। चलिए, सो अभी आपको क्लियर हो गया कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, लुईस पास्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लुईस पास्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ड्राई हीट का यूज़ करते हैं, जिसको कि हम वेरी हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे गर्म, हाई टेम्परेचर की गर्म हवा जो है वो किलिंग पोटेंशियल लाती है, जिसकी वजह से कि हमें स्टेरिलाइजेशन अचीव होता है। प्रिंसिपल इसमें डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स है, एंड डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन हैं आपके पास, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें कि हम 170 पे 30 मिनट्स, 160 पे 60 मिनट्स, एंड 150 पे 150 मिनट्स के लिए हम रखते हैं। हीट का ट्रांसफर यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होता है। जब हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की, तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सरफेस से सेंटर की तरफ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, किसके लिए ये सुटेबल होता है। सो ये सुटेबल होता है लैब में यूटिलाइज होने वाले हर तरह के ग्लासवेयर्स के लिए। जो भी ग्लासवेयर्स आपके लैब में है, आप उसको इसमें, इसके हॉट एयर ओवन में रख करके आप इसको स्टोरेलाइज कर सकते हैं। देन, और क्या, जितने भी मेटल, मेटल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं आपके लैब में, जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, वो आप इससे स्टोरेलाइज कर सकते हैं। तीसरा, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट, और क्या हम कर सकते हैं, जो भी मटेरियल ऑयल कंटेन करते हैं, ऑयल कंटेनिंग मटेरियल्स। ओके, ऑयल कंटेनिंग मटेरियल्स, एंड और क्या, पाउडर्स। ओके, तो ये चार चीज़ें, चार तरह की चीज़ें हैं जिसको कि आप ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट, सभी को पता है कि आप लोग जो है इसमें, आपके लैब में हॉट एयर ओवन है, तो इसमें जो यूज़ है हॉट एयर ओवन, इसके लिए यूज़ होता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि हॉट एयर ओवन, लेकिन अब मैं कुछ इसके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है हॉट एयर ओवन कितने टाइप के होते हैं? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाकर के मेंशन करिए। अगर नहीं पता है और आपको इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज थोड़ी रिच हुई है इसको देखने से, तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए, हॉट एयर ओवन कितने टाइप के होते हैं। तो हॉट एयर ओवन, बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन, किस तरह का है वो, उसमें कहाँ पे कॉइल लगी है, उसमें किस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हॉट एयर ओवन हमारे जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक एयर हॉट एयर ओवन, और दूसरा होता है फोर्स्ड एयर, फोर्स्ड एयर टाइप। ओके, हॉट एयर ओवन के दो टाइप हैं, स्टैटिक एंड हॉट, स्टैटिक एयर एंड फोर्स्ड एयर। तो क्या है ये स्टैटिक एयर एंड फोर्स्ड एयर? सो नेम सजेस्ट स्टैटिक, राइट, यानी कि एक जगह का है। तो उसमें क्या होता है, सपोज आपका ये हॉट एयर ओवन है, इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस होती है इसकी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ पार्डन मी। सो ये जो स्टैटिक एयर होती है, इसमें कॉइल्स जो है वो नीचे की तरफ लगी होती हैं, हीटिंग कॉइल्स। ओके, जो हीटिंग कॉइल्स होती हैं वो नीचे की तरफ लगी होती हैं, एंड इसमें किसी तरह का फैन नहीं होता है।
ओके। तो फैन नहीं होने की वजह से क्या है कि जब नीचे की एयर जो हीट होगी और जब वो ऊपर उठेगी, ओके, हवा नीचे की गर्म हो रही है और वो जो ऊपर उठ रही है, तो ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे यहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, जिससे कि ये एयर कंपेरेबली यहाँ से कंपेरिजन में यहाँ पे वो ठंडी होगी और वो फिर वापस ग्रेविटी के इफेक्ट में वो वापस फॉल करेगी। एयर एयर जो है वो नीचे आएगी। नीचे आएगी, सरफेस से जब टच होगी वापस से वो हीट अप होगी और वो फिर से, तो इस तरीके से यहाँ पे हीटिंग होती है। ये होता है स्टैटिक एयर। ओके। अभी दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, फोर्स्ड एयर। सो फोर्स्ड एयर में आप सिंपली जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है आप उसी को इमेजिन करिए, और यहाँ पे इसमें हमारे पास कॉइल तो हमारे नीचे ही लगी होती है। कुछ एक मेकर्स होते हैं जो कि साइड में कॉइल देते हैं, साइड वॉल्स पे कॉइल देते हैं। ओके। तो कॉइल या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, बट इट इज़ नेसेसरी कि यहाँ पे एक फैन लगा होगा। ओके। तो ये फैन क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करता है हॉट एयर को थ्रू आउट द इंक्यूबेटर, जिसकी थ्रू आउट द हॉट एयर ओवन, जिसकी वजह से कि इसमें यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। ओके। यहाँ का ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक और इसमें क्या है। अब आप लोग चूंकि लास्ट तक आए हैं तो आपके लिए एक बोनस इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर है, और वो क्या है कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हॉट एयर ओवन में, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि हम इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी हम इसमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं। तो जब अंदर की सरफेस 180 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट है तो क्या बाहर भी उतना ही हीट होता है? आप जब बाहर हॉट एयर ओवन का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको हीट, उतना हीट फील नहीं होता होगा। बाहर की सरफेस हार्डली, बाहर की सरफेस जो है वो हार्डली 40 या 40 डिग्री जो है वो पहुंचती है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। क्या इसका रीज़न है? इसका रीज़न है कि जो अंदर का मटेरियल होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और बाहर की मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम या कुछ होती है। लेकिन ये जो बीच का स्पेस है, जो दो वॉल के बीच का जो स्पेस है, ये जो आप देख रहे हो, ये स्पेस ये स्पेस जो है वो एक हीट इंसुलेटर से फिल्ड होता है। एंड ये कोई ऐसा वैसा हीट इंसुलेटर नहीं होता है। ये जो हीट इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ होता है, लेट मी मेंशन हियर, जो यहाँ पे हीट इंसुलेटर यूज़ हो रहा है वो है ग्लास फाइबर, या इसको ग्लास वुल भी बोलते हैं। ओके। ग्लास फाइबर या ग्लास वुल इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे यूज़ होता है। एंड ये जो ग्लास फाइबर होते हैं, आप गलती से भी इसको ओपन हैंड से मत छूइएगा, क्योंकि ये स्किन की सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है। ओके। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, पिछले जो दो वीडियोस मैंने इसमें फिजिकल मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन में बना रखे हैं, उसको जाकर अगर देखना हो तो आप यहाँ पे लिंक्स देख पा रहे होंगे वीडियोस के। प्लीज़ उस पर जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। और एक और वीडियो मैंने बना रखा है इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे के ऊपर, वो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को इनरिच करने के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।